हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि निम्न में से वोल्ट किसका मात्रक है। ऑप्शन ए विभव, बी विभवांतर, सी ए और बी दोनों, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वोल्ट किसका मात्रक है। तो देखिए जी, आप लोग पहले से शायद जानते भी होंगे कि विभव का भी SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, और विभवांतर के भी होता है। विभव और विभवांतर ये दोनों के SI मात्रक वोल्ट होता है। लेकिन एक और राशि है जिसका भी SI मात्रक का होता है वोल्ट, EMF के आप लोग नाम सुने होंगे। EMF विभव विभवांतर और EMF मतलब होता है विद्युत वाहक बल। ये तीनों का SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तीनों का SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो इस बात को आप हमेशा याद रख लीजिए कि विभव विभवांतर और EMF मतलब कि विद्युत वाहक बल, तीनों का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो यह सही ऑप्शन क्या होगा, सी होगा कि विभव के भी मात्रक होगा वोल्ट और विभवांतर के भी होगा वोल्ट। तो सही ऑप्शन क्या है, सी। ए और बी दोनों का SI मात्रक का होगा वोल्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि यदि धन आवेश से किसी बिंदु की दूरी बढ़ जाती है तो बिंदु पर विभव का मान ऑप्शन ए बढ़ सकता है, बी घट सकता है, सी बढ़ या घट सकता है, डी वही रहेगा। तो क्वेश्चन क्या है कि एक धन आवेश है, उससे बिंदु की दूरी बढ़ाएंगे तो विभव का मान में क्या परिवर्तन होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, आप लोग ने व्यंजक सिद्ध किए होंगे कि बिंदु आवेश, मान लीजिए कि बिंदु आवेश प्लस क्यू है, इससे आर दूरी पर पी बिंदु है। तो इस पी बिंदु पर विभव का मान इस सूत्र से ज्ञात किया जाता है कि V बराबर 1/4πε0 Q बटा में R। इस सूत्र है कि बिंदु आवेश के कारण माने कि O बिंदु पर एक धन आवेश है, इसे R दूरी पर P बिंदु स्थित है। तो इस P बिंदु पर विभव का मान इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं कि 1/4πε0 Q बाय R। तो ये क्या है सूत्र, तो बिंदु आवेश के कारण विभव ज्ञात करने का फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है इसे देखिए, समझिए। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि हम इस बिंदु की दूरी बढ़ा दें, ये जो R है यहाँ से यहाँ तक R, इस R की दूरी थोड़ा सा और बढ़ा दें, ये R की दूरी क्या करें हम और बढ़ा दें, ये पहले से यहाँ था, और दूरी इसको हम बढ़ाएंगे, R के मान में चेंज करेंगे, दूरी को बढ़ाएंगे तो विभव के मान में क्या होगा। तो देखिए सूत्र से ही पता चल रहा है, सूत्र को देखिए ध्यान से। यदि हम R बढ़ाएंगे, यदि R दूरी को हम बढ़ाएंगे तो यहाँ विभव का होगा घटेगा, क्योंकि दूरी जो है विभव के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। इस सब को यदि आप कांस्टेंट मानिएगा, इस सब को कांस्टेंट के रूप में, तो भी समानुपाती होगा 1 में R। तो देखिए इसमें यदि R बढ़ेगा दूरी, तो वोल्टेज का होगा, वोल्टेज होगा घटेगा, R बढ़ेगा तो विभव घटेगा। तो देखिए सही ऑप्शन क्या बोल रहा था कि बिंदु की दूरी बढ़ जाती है तो बिंदु पर विभव का मान क्या होगा जी, तो घट सकता है। क्या होगा, घट सकता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, तो सही ऑप्शन होगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विद्युत धारिता का मात्रक होता है ऑप्शन ए वोल्ट, बी न्यूटन, सी फैराड और डी एम्पियर। तो देखिए ये फार्मूला होता है कि Q बराबर होता है CV। तो यहाँ से हम C बराबर का लिख सकते हैं, तो C बराबर इसे लिख सकते हैं कि Q बटा में V। तो यहाँ C क्या है, तो विद्युत धारिता है, Q आवेश है और V क्या है, वोल्टेज है। तो ये फार्मूला के आधार पर आप आप इसका SI मात्रक कैसे लिख सकते हैं कि आवेश का होता है कूलाम और विभव का होता है वोल्टेज होता है, V से इसको दर्शाते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि कूलाम पर वोल्ट, और इसी को बोला जाता है फैराड। इसी को क्या बोला जाता है जी, फैराड। तो कभी आपको एग्जाम में कभी ऐसे पूछते कि कूलाम पर वोल्ट किसका मात्रक होता है, तो धारिता का होता है, और फैराड भी का होता है, धारिता का होता है।
यानी कि कूलाम पर वोल्ट को ही क्या बोला जाता है, फैराड कहा जाता है। तो विद्युत धारिता का मात्रक होता है तो क्या होता है, फैराड होता है। तो सही ऑप्शन क्या है, सी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है या समानुपाती होती है। ऑप्शन ए गोले के द्रव्यमान के, बी गोले की त्रिज्या के, सी गोले के आयतन के, और डी गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल के छूट रहा है, मतलब गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल के। तो देखिए जो गोलीय चालक है इसके धारिता के लिए फार्मूला ये है, आप लोगों ने पढ़े होंगे कि C बराबर इस सूत्र होता है कि 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू R। ये क्या है सूत्र, तो गोलीय चालक की धारिता निकालने का फार्मूला है। तो C धारिता है, यहाँ R क्या है, तो R है गोलीय चालक की त्रिज्या। ये गोला के माने कि केंद्र है O और इसका त्रिज्या का है R। तो 4 पाई इप्सिलॉन नॉट ये सब क्या है, कांस्टेंट है। 4 पाई इप्सिलॉन नॉट जो है ये सब क्या है, कांस्टेंट है। तो C ये सब कांस्टेंट हटेगा तो समानुपाती के चिन्ह आ जाएगा, यानी कि C समानुपाती R। तो गोलीय चालक की धारिता सिर्फ किस पर निर्भर करता है, तो त्रिज्या पर। त्रिज्या के क्या होता है, समानुपाती है। यदि हम गोलीय चालक की त्रिज्या के बढ़ाएंगे तो चालक की क्या होगा, गोलीय चालक की धारिता बढ़ेगा। तो सिर्फ किस पर निर्भर करता है, गोलीय चालक की धारिता तो गोले की त्रिज्या पर निर्भर करेगा, ना द्रव्यमान पर करेगा, ना आयतन पर करेगा, ना गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। तो सही ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो 5 क्वेश्चन इसे कह रहा है कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो उनकी तुल्य धारिता है। ऑप्शन है C, B 3C, 3/C, और डी कह रहा है कि C/3। तो देखिए जी, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता के ऐसे फार्मूला है, आप लोगों ने पढ़े होंगे कि 1/, मान लीजिए कि तुल्य धारिता का है C डैश है, कि 1/C बराबर ऐसे कि 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये फार्मूला से आप तुल्य धारिता प्राप्त कर सकते हैं श्रेणी क्रम में। लेकिन यहाँ कह रहा है कि 3 संधारित्र और प्रत्येक की धारिता क्या है, C है। इसका मतलब हुआ कि C1 बराबर है C2 और C2 बराबर है C3 और तीनों का मान क्या है, C। C1 C2 C3 तीनों का मान क्या है, C। तो इस फार्मूला पर आप तोड़िएगा इसे कि 1/C डैश बराबर C1 के जगह पर भी C, कि 1/C, C2 की जगह पर भी C, तो 1/C फिर 1/C। अब इधर देखिए यहाँ C होगा, तो अब इसको देखिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो ऐसे होगा कि 1/C डैश बराबर 1 1 जोड़िएगा तो 2 और 1 3, तो यानी कि एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा 3/C। हमको क्या चाहिए, C डैश, तो इसको पलटी मार देंगे तो C डैश बराबर आ गया, ऊपर C चला जाएगा, ऊपर क्या चला जाएगा, C। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इससे कि C डैश बराबर C/3। तो 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य धारिता का आ जाएगा, C डैश बराबर आएगा C/3। तो देखिए कौन सही ऑप्शन है, क्या रहा तुल्य धारिता, तो C/3। तो यानी कि डी सही ऑप्शन है, डी में दिया हुआ है कि C/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो 6 क्वेश्चन इस तरह से है कि संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह है। ऑप्शन ए आवेश, बी ऊर्जा, सी धारिता और डी विभवांतर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समांतर क्रम संयोजन में, तो समांतर क्रम संयोजन में कैपेसिटर को कैसे जोड़ते हैं कि सभी धनात्मक प्लेट को एक साथ जोड़ते हैं और ऋणात्मक प्लेट को एक साथ। तो देखिए मान लीजिए कि फर्स्ट वाला प्लेट जो है सब क्या है, ये धनात्मक है, लेफ्ट वाला, और राइट वाला प्लेट है सब क्या है, ऋणात्मक है, माइनस है। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या करते हैं कि सभी धनात्मक प्लेट को एक बिंदु से जोड़ देते हैं, सभी धनात्मक प्लेट को एक बिंदु से जोड़ देते हैं
और सभी ऋणात्मक प्लेट को दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। तो इस एक ऐसा संयोजन है, तो समांतर क्रम संयोजन है संधारित्र का। तो देखा गया कि समांतर क्रम संयोजन में क्या देखा गया जी, कि प्रत्येक प्लेट पर आवेश का मान अलग अलग होता है। जिसे पहला प्लेट पर है Q1, माने कि इसका कैपेसिटर C1 है, इसका C2 है धारिता, और इसका C3। तो प्रत्येक प्लेट पर आवेश का मान क्या होता है, अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। प्लेटों के पर आवेश का मान भिन्न भिन्न। तो पहला प्लेट पर Q1 है, दूसरा पर Q2, तीसरा प्लेट पर Q3। तो इस पर देखिए आवेश है समांतर क्रम में अलग अलग होता है। लेकिन विभवांतर देखा गया, क्या देखा गया, विभवांतर वोल्टेज। तो पहला प्लेट पर भी V, दूसरा प्लेट पर भी V, और तीसरा प्लेट पर भी विभवांतर क्या है, V है। यानी कि प्लेटों के बीच के विभवांतर क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन में समान होता है। समांतर क्रम संयोजन में प्लेटों के बीच का विभवांतर क्या होता है, समान है। तो क्वेश्चन ही ना कह रहा था कि जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह है, तो वह क्या है, तो विभवांतर है। यानी कि सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। विभवांतर ही क्या रहता है, प्रत्येक प्लेट पर समान रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन इस तरह से है नेक्स्ट कि 7, एक संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन ए प्लेटों की आकृति पर, बी प्लेटों की आकार पर, सी प्लेटों के आवेश पर, डी प्लेटों के बीच की दूरी पर। तो देखिए संधारित्र की धारिता के लिए एक फार्मूला होता है, अब आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे। क्या फार्मूला होता है कि C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटा में D। इस समांतर पट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र है। तो देखिए ई डी क्या है, तो प्लेटों के बीच की दूरी है। तो फार्मूला में D है, तो इसका मतलब है कि प्लेट के बीच के अंतराल को घटाए बढ़ाएंगे तो धारिता भी चेंज होगा, परिवर्तन होगा धारिता में। ई क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल बराबर ही फार्मूला होगा कि ए बराबर आप ऐसे लिख सकते हैं L गुने B। तो देखिए हम लंबाई चौड़ाई में परिवर्तन करेंगे तो उसका आकृति भी बदलेगा। जब आकृति बदलेगा तो उसका धारिता भी बदलेगा। यानी कि आकृति पर भी निर्भर करेगा संधारित्र की धारिता। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस पर निर्भर नहीं करता है, तो प्लेटों की आकृति पर निर्भर करेगा। बी प्लेटों के आकार, तो आकार मतलब कि क्षेत्रफल पर। यदि हम क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो उसका आकार बढ़ेगा, यानी कि प्लेटों के आकार पर भी निर्भर करेगा। ये डी है, तो प्लेटों के बीच की दूरी है, तो प्लेटों के बीच की दूरी में हम परिवर्तन करेंगे तो इसका धारिता में परिवर्तन होगा। अब एगो सी है कि प्लेटों के आवेश पर। तो देखिए सूत्र में आवेश क्यू नहीं है, तो यानी कि प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करता है। एक संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, तो किस पर निर्भर नहीं करती है, तो प्लेटों के आवेश पर। यानी कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन इस तरह से है कि जब समांतर पट्टी संधारित्र के प्लेटों के बीच कोई माध्यम को डाला जाता है तब संधारित्र की धारिता ऑप्शन ए बढ़ जाती है, जाति दो बार लिखा गया, इसको काट दीजिएगा आप लोग, ये नहीं है। बी घट जाती है, सी पर कोई परिवर्तन होता है, इसमें है छूट गया है, इनमें से कोई नहीं, यह एक्स्ट्रा लिखा गया है, इसको भी काट दीजिएगा। तो क्वेश्चन समझिए क्या बोल रहा है कि प्लेटों के बीच कोई माध्यम को डाला जाता है तब संधारित्र की धारिता क्या होगा। तो देखिए इस संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र है कि यदि कोई माध्यम इसके अंदर डालेगा तब कि ऐसे कि C बराबर होता है कि एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। यदि इसमें कोई माध्यम है परावैद्युतांक भरा हुआ है तो इसके लिए यहाँ K इंटू में होता है। तो क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि जब समांतर पट्टी संधारित्र के प्लेटों के बीच कोई माध्यम को डाला जाता है, तो देखिए K माध्यम है, तो K माध्यम वाले पदार्थ को डालिएगा तो K गुना बढ़ जाएगा, तो यानी कि धारिता क्या होगा, बढ़ जाती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो सही ऑप्शन होगा ए, धारिता क्या है, बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो 9 क्वेश्चन इस तरह से है कि यदि किसी समांतर पट्टी संधारित्र की दो प्लेटों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो इसकी धारिता ऑप्शन ए दुगनी बढ़ जाएगी, बी दोगुनी घट जाएगी, सी 4 गुनी बढ़ जाएगी, सी 4 गुनी घट जाएगी। तो देखिए क्या कह रहा है कि संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी क्या कर दी जाए, दुगनी कर दी जाए। तो यदि हम प्लेटों के बीच की दूरी दुगनी नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में क्या रहेगा से, तो इसे
कि सी बराबर ऐसे होगा कि एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब क्या करना है, तो प्लेटों के बीच की दूरी दुगनी करना है। तो अब की हम मान लेते हैं कि सी डैश बराबर सब वैसे रहेगा कि एप्सिलॉन नॉट ए बाई जो डी है उसको हम क्या कर देते हैं 2d। प्लेटों के बीच की दूरी दुगनी कर दिए, पहले से d था आप क्या कर दिए 2d कर दिए। अब इसको मान लीजिए 2, समीकरण 2। अब मानिए चाहे ना भी मानिए, डायरेक्ट क्या करेंगे कि c में c डैश से भागा देंगे। क्या करेंगे, c में c डैश से भागा देंगे। तो चलिए इधर भागा दे लेते हैं। तो आइए इधर अब तो भागा देंगे तो ऐसे कि c बटा में c डैश, c में c डैश से भागा दे रहे हैं। तो देखिए एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट कटेगा या भागा दे ही लेते हैं। ऊपर है एप्सिलॉन नोट ए बटा में डी और भागा देना है किससे, तो एप्सिलॉन नोट किससे भागा देना है, तो एप्सिलॉन नोट ए बाई 2d से भागा देना है। तो इसको थोड़ा सा भागा देने के बाद पलटी मारिए, जिस एप्सिलॉन नेट ऊपर जैसे था वैसे एप्सिलॉन नोट ए बाई डी। अब इसको पलटेंगे तो 2d ऊपर चला जाएगा, इसे कि 2d यहाँ का रहेगा तो 2d बटा में एप्सिलॉन नोट ए। अब देखिए एप्सिलॉन नोट ए से एप्सिलॉन नोट ए कट जाएगा, क्या होगा जी, तो एप्सिलॉन नोट ए से एप्सिलॉन नोट कट जाएगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि सी बटा में सी डैश बराबर आ गया, ऊपर आ गया 2 बच जाएगा, 2 बटा में 1। तो सी डैश के बारे में पता करना है कि सी डैश क्या होगा, सी डैश क्या होगा। तो देखिए सी डैश क्या होगा, तो तिरछा तिरछा गुना करिए तो इसे कि 2c डैश बराबर आएगा c। तो c डैश बराबर क्या होगा, तो c बाई 2। तो इसका मतलब होगा कि धारिता आधा घट मतलब आधा हो जाएगा, या इसी बात को आप लिख सकते हैं कि दुगनी घट जाएगी, धारिता आधी हो जाएगी या धारिता दुगनी घट जाएगी। तो देखिए कौन सही ऑप्शन है, मिलाइए। दुगनी बढ़ जाएगी, बढ़ेगी नहीं, दुगनी घट जाएगी, यही ऑप्शन ऐसे रहेगा कि धारिता आधी हो जाएगी या घट जाएगी आधी। तो सही ऑप्शन क्या है, बी है, दोगुनी घट जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो 10 क्वेश्चन इस तरह से है, क्या घूर्ण P वाले किसी विद्युतीय द्विध्रुव को समरूप विद्युतीय क्षेत्र E की दिशा से 90 डिग्री से घूर्णित करने में किया गया कार्य होगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है 2p, बी p/2, सी p और डी में दिया हुआ कि √p। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि विद्युत द्विध्रुव को घुमाया जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक, तो विद्युत क्षेत्र ई की दिशा से, जिसे मानिए कि विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, इधर से ई है, इसको घुमाया जा रहा है कहाँ तक, तो 90 डिग्री कोण तक। विद्युत द्विध्रुव के यहाँ से 90 डिग्री कोण तक ऐसे घुमाया जा रहा है, यानी कि 0 डिग्री से 90 डिग्री कोण तक घुमाया जा रहा है। तो घुमाने में किया गया कार्य होगा। तो विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र ई में घुमाने में किया गया कार्य के लिए फार्मूला है कि W बराबर होता है कि P cos θ1 माइनस cos θ2। इस सूत्र होता है, क्या होता है जी, तो cos θ1 माइनस cos θ2। तो क्या फार्मूला है, W बराबर, तो P cos θ1 माइनस cos θ2 इस सूत्र है। तो कहाँ से कहाँ तक घुमाया जा रहा है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ई से 90 डिग्री तक, यानी कि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य है। तो यानी कि θ1 बराबर कह सकते हैं कि 0 डिग्री है। θ1 बराबर का लिख सकते हैं तो 0 डिग्री और θ2 बराबर 90 डिग्री। तो मान बिठाइए यहाँ, तो cos 0 डिग्री का मान होता है कितना होता है, ये P जिसे था इसे, तो cos 0 डिग्री का मान होता है 1 और cos 90 का मान होता है 0। तो यानी कि क्या हम लोग क्या आ गया, सिर्फ आ गया P। तो यानी कि घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा, तब P होगा। तो देखिए कौन सही ऑप्शन है,
पी, सी सही ऑप्शन होगा। ओहो रुक जाए, सही ऑप्शन क्या होगा जी? तो सी होगा। घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा? तो पी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन इस तरह से है कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित प्रत्येक 1 माइक्रोकूलाम के 2 बिंदु आवेश के स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पढ़ लीजिए आप लोग। तो क्या कह रहा है कि 2 आवेश है, निर्वात में है, कितना दूरी पर ये लोग स्थित है? 1 मीटर की दूरी पर है। तो देखिए हम मान लीजिए कि एक आवेश है Q1 और दूसरा का आवेश है Q2। ये दोनों के बीच की दूरी r बराबर दिया हुआ है 1 मीटर, और Q1 Q2 दोनों का मान दिया हुआ है कितना है? तो 1 माइक्रोकूलाम है। Q1 बराबर है Q2, दोनों का मान दिया हुआ है 1 माइक्रोकूलाम। तो माइक्रो के मतलब माइक्रो को चेंज करिए कूलाम में, तो 1 गुने माइक्रो हटेगा, तो माइक्रो हटेगा तो क्या आएगा? तो 10 के पावर -6 कूलाम, ऐसे हो जाएगा। अब इस सूत्र था कि 2 बिंदु आवेश की स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र है, क्या है? U बराबर ऐसे फार्मूला है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R। इस सूत्र होता है 2 बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र होता है। तो देखिए इसका मान हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, कूलाम के नियम जब पढ़े होंगे उसी समय से। किसका वैल्यू क्या होता है? तो इसका वैल्यू होता है कि 9 गुने 10 के पावर 9, इसका वैल्यू गुने Q1 Q2। तो Q1 का भी मान यही है कि 1 गुने 10 के पावर -6, और Q2 का भी मान यही है। Q1 Q2 दोनों का मान सेम है, ऐसे Q2 का भी मान यही रखेंगे कि 1 गुने 10 के पावर -6 बटा में है R, तो R के जगह पर लिखेंगे 1 मीटर है तो 1। अब यहाँ से देखिए कि 9 गुने 1 तो इसी खत्म हो गया इधर से, तो 10 के पावर 9 है गुने 10 के पावर -6 जोड़िएगा तो होगा 10 के पावर -12। तो पावर घटाइए, प्लस माइनस घटेगा तो 9 गुने 9 में से 12 घटाइएगा तो 10 के पावर बचेगा -3। तो ऊर्जा है, ऊर्जा के सही मात्रक का होता है जूल। तो स्थितिज ऊर्जा कितना होगा? तो U बराबर होगा 9 गुने 10 के पावर -3 जूल। तो देखिए सही ऑप्शन कौन है क्वेश्चन में? क्या रहा बना सॉल्व करने के बाद क्या आया? तो 9 गुने 10 के पावर -3, तो 9 गुने 10 के पावर -3 जूल। तो सही ऑप्शन क्या है? सी है। सही ऑप्शन क्या है? सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है। ऑप्शन ए आवेश, बी विद्युत धारा, सी विभवांतर और डी ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभव द्वारा या 1 वोल्ट के विभव द्वारा 1 इलेक्ट्रॉन को ले जाने में किया गया कार्य को ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई W बराबर सूत्र ऐसे होता है कि Q इंटू V, ऐसे। तो Q की जगह पर हम लिखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन और V की जगह पर लिखेंगे 1 वोल्ट। 1 वोल्ट तो क्या आ रहा है? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कार्य के सही मात्रक का होता है जूल, और ऊर्जा का भी सही मात्रक क्या होता है? जूल। तो यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मापता है? ऊर्जा को मापता है, ये क्योंकि कार्य के सही मात्रक जूल होता है इस तरह से। तो जूल के बराबर है, या कार्य ही किया गया कार्य किसके बराबर होता है? तो ऊर्जा के बराबर होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मापता है? तो ऊर्जा को मापता है, यानी कि सही ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन ऐसे कह रहा कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से बिंदु तक की दूरी r समानुपाती होता है। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव माने कि है विद्युत द्विध्रुव है, ये प्लस Q है इधर और इधर है -Q, ये विद्युत द्विध्रुव है। तो इस विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से कितना? R दूरी पर माने कोई बिंदु है P। तो इस बिंदु पर आपसे बोल रहा है कि दूरी के समानुपाती होता है विभव। तो फार्मूला इसे आप लोग के सिद्ध करवाया गया होगा विद्युत द्विध्रुव के कारण
अक्षीय बिंदु पर और निरक्षीय बिंदु पर। तो निरक्षीय बिंदु पर विभव शून्य होता है, लेकिन अक्षीय बिंदु के लिए ऐसा सूत्र है कि भी बराबर होता है कि 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में, सॉरी क्यू नहीं होता है, पी होता है, क्या होता है तो पी बटा में होता है आर स्क्वायर। तो देखिए, तो यदि हम इस सबको कांस्टेंट मान ले, कौन सबको, यदि हम इस सबको क्या मान ले, कांस्टेंट मान ले, तो वोल्टेज किसके समानुपाती हो रहा है तो 1/r² के क्या हो रहा है, समानुपाती हो रहा है। वोल्टेज क्या हो रहा है, इस सूत्र के आधार पर क्या हम लोग के पता चल रहा है, तो वोल्टेज r² के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, जैसे कि भी समानुपाती, इसे लिख सकते हैं कि 1/r²। तो 1/r² के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो देखिए सही ऑप्शन क्या है, सी में है कि 1/r² के ही समानुपाती होता है, ना कह रहा था कि बिंदु की दूरी r के समानुपाती होता है, तो 1/r² के समानुपाती होता है, यानी कि सही ऑप्शन क्या है, सी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि यदि किसी समांतर पटी संधारित्र के बीच की हवा को की अपेक्षित विद्युतशीलता वाले माध्यम से विस्थापित कर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता ऑप्शन ए के गुना बढ़ जाती है, बी के गुना घट जाती है, सी अपरिवर्तित रहती है, सी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक समांतर पट संधारित्र है, तो उसके बीच जो हवा है, हवा को हटा के हवा की जगह पर के माध्यम के अपेक्षित विद्युतशीलता को भर देंगे तो उस संधारित्र की धारिता क्या होगा। क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है। तो देखिए जी, हवा में संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र है कि C बराबर इसे होता है कि εA/d। ये हवा में होता है संधारित्र की, समांतर पट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र। अब इसमें क्या करना है, तो हवा के जगह पर के अपेक्षित विद्युतशीलता वाले माध्यम को रखना है, हवा को विस्थापित कर देना है। तो उसका फार्मूला ऐसे हो जाएगा, तो इसको मान लेते हैं कि C' बराबर, तो के माध्यम के अपेक्षित विद्युतशीलता डालिएगा तो के गुना बढ़ जाएगा इसे, कि देखिए के इंटू ε0A/d। अब धारिता का निकालने का सूत्र ऐसे हो जाएगा कि C' बराबर के से हमें गुना करेंगे के ε0A/d। अब क्या करेंगे, तो सी में C' से भागा देंगे। अब क्या करेंगे, तो सी में C' से भागा देंगे। तो भागा देने के बाद देखिए क्या आता है, तैसे कि C/C' बराबर, तो भागा दीजिए, ऊपर है पहले से ε0A/d, इसमें भागा किससे लगाना है, तो के ε0A/d। तो किससे भागा लगाना है, तो भागा लगाना है C' से। तो इसे लिखेंगे कि बटा में है क्या है, डी। तो यहाँ से काटिए, तो ε0 से ε0 कट जाएगा, अभी डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा एक और नीचे हो जाएगा के। तो तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो C' बराबर आ जाएगा के सी। तो क्या सी क्या था, तो प्रारंभ वायु में संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र था। अब C' क्या है, तो जब हम उसमें माध्यम भर देंगे, के अपेक्षित विद्युतशीलता वाले माध्यम को रखेंगे, वो वाला धारिता है। इसका मतलब ये हुआ कि धारिता जो है के गुना बढ़ जाएगा। क्या इसका सही ऑप्शन होगा कि धारिता के गुना बढ़ जाएगा। तो देखिए इसका सही ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन ए में बोला कि के गुना बढ़ जाएगा, यही सही होगा। सही ऑप्शन क्या होगा, ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन आगे इस तरह से है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है। ऑप्शन दिया हुआ ऐसे कि P cos θ1 माइनस cos θ2, B P 1 माइनस cos θ, C P और D कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को व्यंजक को सिद्ध करवाया गया है कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य के लिए सूत्र होता है जी कि W बराबर होता है P cos θ1 माइनस cos θ2, इस सूत्र होता है। तो देखिए कौन ऑप्शन में ये वाला फार्मूला है, तो सही ऑप्शन का है, ए है। सही ऑप्शन क्या है इसमें, तो ए है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन इस तरह से है, क्या बोल रहा है देखिए। पृथ्वी जिसकी त्रिज्या
6.4 गुने 10 के पावर -6 केजी की जगह पर वहाँ मीटर होना चाहिए, गलत से लिखा गया है। केजी की जगह पर यहाँ क्या होगा तो मीटर होगा, यहाँ क्या होगा तो मीटर, ये केजी नहीं रहेगा, त्रिज्या मीटर में होगा। कि पृथ्वी की धारिता होगी, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है तो 6.4 गुने 10 के पावर 6 मीटर। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि पृथ्वी की धारिता होगी। ऑप्शन ए में 711 माइक्रोफैराड, बी 7.11 माइक्रोफैराड, सी 8 माइक्रोफैराड, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है तो यहाँ आर दिया हुआ है, आर बराबर कितना है तो 6.4 गुने 10 के पावर +6 मीटर, केजी नहीं होगा मीटर होगा, त्रिज्या है, ये पृथ्वी का त्रिज्या दिया हुआ। तो चलिए इसको बड़ा आर मान लेते हैं, छोटा आर की जगह पर क्या लिख देते हैं तो बड़ा आर लिख देते हैं। बड़ा आर बराबर दिया हुआ है, तो पूछ क्या रहा है देखिए ध्यान से, तो कह रहा है कि इसकी धारिता होगी, आपसे निकालने ला कह रहा है सी। तो पृथ्वी क्या है, गोलीय चालक की तरह है, पृथ्वी क्या है तो एक गोलीय चालक की तरह है। तो गोलीय चालक की धारिता के लिए सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र कि सी बराबर 4πε0 इंटू आर। तो देखिए जो आप लोगों ने पीछे पढ़ रखे होंगे, जब कहा जहाँ कूलम का नियम आप लोग को पढ़ाया गया होगा कि 1/4πε0, 1/4πε0 का मान क्या होता है तो 9 गुने 10 के पावर 9 ये होता है। तो यहाँ हम यूज करेंगे, अभी यहाँ अपोजिट है तो उल्टा ही इसका मान यूज करेंगे, तैसे कि सी बराबर, तो इसको पलटेंगे तो ऐसे हो जाएगा कि 1/9 गुने 10 के पावर 9, ये 4πε0 का मान रख दिए। आर पृथ्वी की त्रिज्या, तो पृथ्वी की त्रिज्या दिया हुआ कि 6.4 गुने 10 के पावर 6। अब इसको कैलकुलेशन करिएगा, तो कैलकुलेशन करने के बाद क्या आएगा से देखिए, तो 9 से 6.4 को काटिए, तो काटने के बाद ऐसे हो जाएगा कि 9 सत्ते 63, यानी कि देखिए जी पहले तो 0.0 बार में कटेगा, यानी काटने के बाद ऐसे कि 0.711 गुने 10 के पावर 6 है, और ये 10 के पावर ऊपर 9 जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यदि हम यहाँ दशमलव को लाएंगे तो ऐसे इसको लिखेंगे कि 711 बट्टा में 1000, दशमलव के आगे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 के पावर, सॉरी यहाँ 9 ना हो गया, यहाँ क्या होगा तो 9 होगा, ये 10 के पावर 9 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और घटाएंगे तो कितना बचेगा तो 10 के पावर -3, और ये और इसको 3 को ले जाएंगे तो हो जाएगा इसे कि 711 गुने 10 के पावर -6 फैराड, ये -3, और फिर 1000 को ले जाएंगे 10 के पावर 3 होगा तो माइनस में होगा, और माइनस में जुड़ जाएगा। यानी कि पृथ्वी की धारिता के लगभग सूत्र हम लोग क्या आ गया कि सी बराबर 711, 10 के पावर -6 को लिख सकते हैं माइक्रो फैराड। तो देखिए सही ऑप्शन क्या है, 711 माइक्रो फैराड होगा पृथ्वी की धारिता। तो देखिए कौन सही ऑप्शन है, तो सही ऑप्शन क्या है ए है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर देखिए क्या बोल रहा है 17, कि जब एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो यह अनुभव करता है, ऑप्शन ए एक शुद्ध बल, बी एक आघूर्ण बल, सी शुद्ध बल और आघूर्ण बल दोनों, डी न तो एक शुद्ध बल और न ही बल आघूर्ण। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो कैसा बल अनुभव करेगा, तो यानी कि विद्युत द्विध्रुव को कहाँ रखना है तो एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में। तो मान लीजिए कि एक समान विद्युत क्षेत्र ही है, अब इसमें हमको एक विद्युत द्विध्रुव को रखना है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में जब विद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है, विद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है तो उस पर क्या है कि बल आघूर्ण कार्य करता है। विद्युत द्विध्रुव ऐसे घूम के विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाता है, तो कौन बल काम करता है तो केवल बल आघूर्ण। हाँ, शुद्ध बल काम कब करेगा, जब विद्युत क्षेत्र का रहेगा असमान, जब विद्युत द्विध्रुव को असमान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर शुद्ध बल भी काम करता है और बल आघूर्ण भी काम करता है। लेकिन जब एक समान विद्युत क्षेत्र में रखकर देखा गया विद्युत द्विध्रुव को तो सिर्फ इस पर क्या काम करता है,
सिर्फ बल आघूर्ण कार्य करता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बल आघूर्ण सिर्फ काम करता है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि संधारित्र की प्लेटों पर आवेश के बढ़ने से, माना एक संधारित्र है उसके प्लेटों पर आवेश बढ़ने से क्या होता है कह रहा है। ऑप्शन ए, धारिता में वृद्धि होती है, बी, प्लेटों के बीच विभवांतर बढ़ता है, और सी में बोल रहा है कि दोनों, मतलब ए बी दोनों, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जी, समांतर पट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र है कि सी बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट ए बटा में डी। तो इसमें देखिए धारिता प्लेटों के बीच की दूरी पर और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। या एक और आप सूत्र पढ़े होंगे कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका क्या है, विभव बढ़ने लगता है, यानी कि Q समानुपाती होता है V। यदि हम आवेश को बढ़ाएंगे तो उसका वोल्टेज भी बढ़ेगा। अब यही समानुपाती चिन्ह हटता है तो उसके बदला आता है कांस्टेंट C, नियतांक आता है। अब यही होता है संधारित्र की धारिता यानी V। तो देखिए, यदि हम आवेश को बढ़ाएंगे तो सिर्फ क्या है, वोल्टेज बढ़ेगा, धारिता नहीं बढ़ेगा। तो धारिता जो है कि आवेश पर निर्भर नहीं करता है। तो क्या कह रहा है कि प्लेटों पर आवेश बढ़ने से क्या बढ़ेगा, तो धारिता में वृद्धि नहीं होगा, प्लेटों के बीच के विभवांतर में वृद्धि होगा। तो सही ऑप्शन क्या है, बी है कि प्लेटों के बीच विभवांतर बढ़ता है। तो सही ऑप्शन क्या है, बी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित किया जाता है और फिर बैटरी को हटा दिया जाता है, प्लेटों को और दूर कर दिया जाता है, तो प्लेटों के बीच का विभवांतर ऑप्शन ए वही रहेगा, बी कम हो जाएगा, सी बढ़ जाएगा, डी पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है, उसको चार्ज करने के बाद बैटरी को हटा लिया जाता है। तो चार्ज करने के बाद बैटरी को हटा लेंगे तो उस पर जो आवेश है, आवेश कम बेसी नहीं होगा, जो आवेश है वो रहबे करेगा। चार्ज करने के बाद यदि हम बैटरी को हटा लेते हैं तो उस पर आवेश जो है सो रहेगा, आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तब क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेटों के बीच के दूरी को क्या करेंगे, और बढ़ा देंगे। दूरी को बढ़ाएंगे तो प्लेट के बीच का विभवांतर क्या होगा, यानी कि जो प्लेटों के बीच की दूरी पहले से डी है तो इस डी को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, यानी कि प्लेट को और इधर लाएंगे। तो देखिए जी, धारिता के सूत्र ऐसे है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए ऐसे सूत्र होता है कि सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाया जाता है, बढ़ाएंगे तो डी बढ़ेगा, मतलब प्लेट के बीच का और दूरी होगा, डी बढ़ेगा तो सी क्या होगा, घटेगा, डी बढ़ेगा तो सी घटेगा। और एक फार्मूला हम लोग सी बराबर और जानते हैं कि सी बराबर इस सूत्र होता है कि क्यू बटा में भी, क्या होता है जी, सी बराबर क्यू बटा में भी। तो धारिता जो है कि आवेश पर निर्भर नहीं करता, आवेश घटे चाहे बढ़े, धारिता उससे मतलब नहीं रखता है। तो इस कंडीशन में यहाँ आप लोग ध्यान से देखिए, तो यहाँ क्या है कि प्लेटों के बीच की दूरी हम बढ़ा रहे हैं तो धारिता घट रहा है। तो जब धारिता घटेगा तो वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा, धारिता घटेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा। तो सही ऑप्शन क्या है कि प्लेटों के बीच का विभवांतर वही रहेगा, बी कम हो जाएगा, सी बढ़ जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा, सी, क्या कि वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि प्लेट के बीच की दूरी बढ़ाने से धारिता घट रहा है। जब धारिता घट रहा है तो वोल्टेज क्या होगा, इस सूत्र के अनुसार बढ़ेगा, वोल्टेज व्युत्क्रमानुपाती होता है धारिता के। तो सही ऑप्शन हो गया सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है 20, यदि कोई धनावेशित तो निम्न विभव से उच्च विभव क्षेत्र की ओर अग्रसरित होती है, मतलब आगे की ओर गति करती है हो, तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा ऑप्शन ए घट जाएगी, बी बढ़ जाएगी, सी वही रहेगी, डी घट या बढ़ सकती है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि धन आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो देखिए जी, तो मान लीजिए कि बिंदु एक है ए, या कोई बिंदु है ओ,
और इस बिंदु O पर एक धन आवेश है। तो आवेश से दूरी जितना ही कम रहेगा विभव ज़्यादा होगा, और आगे जितना ही दूरी पर जाइएगा तो विभव घटे लगता है। यहाँ O बिंदु पर आवेश प्लस Q है, इधर मान लीजिए कि बिंदु क्या है, B है। तो इसका विभवांतर मान लेते हैं VA और इसका विभवांतर मान लेते हैं कि VB है। तो बिंदु आवेश के कारण विभव के लिए सूत्र आप लोग जानते हैं कि V बराबर सूत्र ऐसे होता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R, इस सूत्र होता है। तो इस सूत्र को देखिए ध्यान से। तो यदि हम R बढ़ाएंगे, यदि दूरी को बढ़ाएंगे, यदि R बढ़ेगा तो V का है वोल्टेज घटेगा। तो अब देखिए यहाँ, तो इस कंडीशन में अब Q से A बिंदु की दूरी कम है और फिर इसी तरह से B बिंदु की दूरी क्या है, अधिक है। दिख रहे हैं? तो R बढ़ेगा तो V का होगा घटेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि VA अधिक होगा VB से, यानी कि A बिंदु का वोल्टेज अधिक होगा क्योंकि दूरी कम है B की अपेक्षा, और B का दूरी ज़्यादा है तो B बिंदु पर वोल्टेज क्या होगा, कम होगा। तो A बिंदु पर वोल्टेज अधिक होगा। क्या निकला निष्कर्ष कि बिंदु A का वोल्टेज अधिक होगा और B बिंदु का वोल्टेज क्या होगा, कम होगा विभव। अब देखिए कह रहा है कि स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए जी कि आवेश को A बिंदु से B बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य इस सूत्र से निकलेगा इसे कि VA माइनस VB इंटू Q, ये विभवांतर का सूत्र है। तो किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को ही कार्य ही क्या होता है, तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। यानी कि W की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, विद्युत ऊर्जा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, इसे लिख सकते हैं P बराबर स्थितिज ऊर्जा। तो कंडीशन में देखिए जी कि ये क्या है, तो विभवांतर का सूत्र है, तो इसको हम इसे dV लिख सकते हैं, dV इंटू Q। अब यहाँ देखिए ध्यान से कि क्वेश्चन में है कि VA क्या है, VA VB से बड़ा है। तो VA VB से बड़ा है तो जो भी आएगा, जिसे मानिए कि VA है मानिए कि 2 और VB है 1, तो घटाने के बाद क्या आएगा, प्लस में ही आएगा। यदि VA का मान हम और VB का मान रखें, VA का मान बड़ा रखें और VB का मान छोटा रखें, तो घटाने के बाद जो भी विभवांतर आएगा क्या आएगा, प्लस आएगा। विभवांतर क्या आएगा, प्लस। तो प्लस में आ रहा है, यानी कि आगे वाला जो भी चीज़ आएगा वो काम में आएगा, प्लस में आएगा। जब प्लस में आएगा तो इसका मतलब हुआ कि P का जो भी एनर्जी आएगा प्लस में आएगा, तो ये 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। प्लस में आ रहा है तो 0 से बड़ा होगा। तो यानी कि P का मान 0 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब है कि ऊर्जा क्या है, बढ़ रहा है। P का मान यानी कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान 0 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब है कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा। यदि माइनस में आता तो कहते कि घटेगा। तो देखिए सही ऑप्शन क्या है, तो सही ऑप्शन इसका होगा B कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। सही ऑप्शन होगा B। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 क्वेश्चन इस प्रकार से है कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसा मात्रक चुने। ऑप्शन ए जूल, B न्यूटन पर कूलाम, C कूलाम और D अर्ग। तो देखिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहे या सिर्फ ऊर्जा कहे या कार्य, ये दोनों कैसा मात्रक एक ही होता है जी। किसका किसका, तो कार्य या ऊर्जा, कार्य या ऊर्जा दोनों कैसा मात्रक क्या होता है, तो दोनों कैसा मात्रक होता है, जूल। आप लोगों ने बहुत पहले ही पढ़ रखे होंगे कि कार्य कहे चाहे ऊर्जा कहे, दोनों कैसा मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। इसको जे से सूचित किया जाता है। अर्ग, अर्ग भी ऊर्जा और कार्य के सही मात्रक होता है, लेकिन अर्ग क्या होता है, तो सीजीएस मात्रक होता है। इन लोग का कैसा मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक होता है अर्ग। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल और सीजीएस मात्रक होता है अर्ग। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा से देखिए, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। यही ना कह रहा था कि विद्युत स्थिति ऊर्जा का मात्रक हो गया, तो क्या होगा, जूल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन इस तरह से है कि समान विभव के क्षेत्र में, ऑप्शन ए विद्युत क्षेत्र समान होता है, बी विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, सी क्षेत्र के अंदर चार्ज किया जा सकता है, डी
विद्युत क्षेत्र अनिवार्य रूप से बदल जाएगी यदि कोई आवेश क्षेत्र के बाहर रखा जाए। तो क्वेश्चन में यह क्या बोल रहा है कि समान विद्युत विभव के क्षेत्र में, यानी कि यहाँ विभव क्या है, समान है। समान है इसका मतलब विभव बढ़ घट नहीं रहा है, विभव क्या है यहाँ कांस्टेंट है। विभव क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, कांस्टेंट माने कि एक समान है, नियत है। तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच संबंध का सूत्र इस प्रकार से होता है, आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे। क्या संबंध का फार्मूला है, तो E बराबर होता है माइनस dV बटा में dr। E बराबर क्या होता है, तो माइनस dV बटा dr। ये विद्युत क्षेत्र और विभव के बीच संबंध होता है। तो यह क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विभव एक समान है, मतलब कि वोल्टेज जो है क्या है, कांस्टेंट है। तो आप लोगों ने मैथ में पढ़ रखा होगा कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। जिसे मानी कि V 8 है, एक समान है, मतलब घट बढ़ नहीं रहा है, 8 है, तो इसका डिफरेंशिएशन किसी भी संख्या का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। यानी कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ V क्या है, विभव कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। कांस्टेंट है V, तो V का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। ये मैथ में आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो विभव एक समान रहेगा, तो उस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए कौन सही ऑप्शन है, तो बी सही ऑप्शन होगा कि विद्युत क्षेत्र 0 है जब वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो 23 क्वेश्चन इस तरह से है कि संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए कौन सा व्यंजक सही नहीं है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सा व्यंजक सही नहीं है। ऑप्शन ए 1/2 CV स्क्वायर, बी Q स्क्वायर बाई 2C, सी 1/2 QV, और डी में दिया हुआ कि QV स्क्वायर। तो देखिए संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक आप लोग को सिद्ध करवाया गया होगा। इसे होता है, कैसे होता है इसे देखिए कि संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक U बराबर, ऐसे सूत्र होता है कि 1/2 CV स्क्वायर या 1/2 QV या 1/2 Q स्क्वायर C। इस संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक होता है। ये तीनों एक ही सूत्र से प्राप्त हुआ है कि 1/2 CV स्क्वायर से भी आ जाएगा, QV भी आता है, और Q स्क्वायर बाई C ये भी आता है। तो देखिए कि कौन है, ये संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए सब व्यंजक होता है। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक होगा Q स्क्वायर बाई 2 से होगा, 1/2 QV ये भी होगा, लेकिन कौन नहीं होगा, तो QV स्क्वायर नहीं होगा संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक। यानी कि सही ऑप्शन क्या है, डी है। इस संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक की सही नहीं है, तो सही ऑप्शन क्या हो गया, डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटों के बीच प्रति इकाई आयतन में संचित ऊर्जा होगी। ऑप्शन ए 1/2 इप्सिलॉन नॉट E, फिर 1/2 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E, सी 1/2 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर है, फिर डी 1/2 इप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो क्या क्वेश्चन कर रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटों के बीच प्रति इकाई आयतन में संचित ऊर्जा होगी। तो प्रति इकाई आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व भी कहते हैं, इसको छोटा u से भी सूचित कर सकते हैं। तो ये फार्मूला आप लोग ने पढ़ रखे होंगे, सिद्ध करवाया गया होगा आप लोग को कि u बराबर होता है कि 1/2 इप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये संधारित्र की ऊर्जा घनत्व के लिए भी फार्मूला है, या प्रति इकाई आयतन में संचित ऊर्जा के लिए भी यही सूत्र है। तो कौन सही ऑप्शन है इसे देखिए, ध्यान से मिलाइए इसको। तो सही ऑप्शन क्या है, डी है कि 1/2 इप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। सही ऑप्शन क्या है, डी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन इस तरह से है कि बिंदु ए और बी के बीच समतुल्य धारिता प्राप्त करें। ऑप्शन ए C B 3C, C
C/3 और D 3C/2। तो देखिए इस प्लेटों को थोड़ा सा ऐसे समांतर क्रम से वजन होता है, लेकिन कैसे होता है हम आप लोग को बता देते हैं। तो देखिए इसको मान लीजिए कि प्लेट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये मान लीजिए इसको कि 5 है, ये प्लेट 6 है। तो इसको दूसरा तरीका से हम आप लोग को जोड़ के सिखाते हैं। तो देखिए किस तरह से जोड़ा जाता है इसको। तो देखिए पहले हम ले लेते हैं प्लेट, रुकिए थोड़ा सा, तो यही लोग के हम दूसरा क्रम में जोड़ रहे हैं। तो यहाँ मान लीजिए कि प्लेट 3 और 4 है इसके ऊपर। तो देखिए यहाँ प्लेट कैसे कैसे जुड़ा हुआ है। तो देखिए तीसरा प्लेट दूसरा प्लेट के साथ जुड़ा हुआ है। तीसरा प्लेट किसके साथ जुटा है? तो दूसरा। तो दो को यहाँ लिख लेते हैं, एक को यहाँ, और फिर चौथा प्लेट है पांचवा प्लेट से जुटा हुआ है। तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि यहाँ प्लेट 5 लिख लेते हैं, यहाँ क्या लिख लेते हैं 6। अब जैसे जैसे है जुटल उसको जोड़िए इससे। तो देखिए प्लेट 3 2 से जुड़ा हुआ है, प्लेट 3 किस से जुड़ा हुआ है? तो 2 से जुड़ा हुआ है, जोड़ दिए इसे। फिर देखिए 4 प्लेट जो 4 है 5 से जुड़ा हुआ है, प्लेट 4 किस से जुड़ा हुआ है? तो 5 से। देखिए 4 5 से जुड़ा हुआ था, इसे जोड़ दिए। फिर अब यहाँ से देखिए प्लेट 1 देख रही, प्लेट 1 है, बिंदु ए से भी जुड़ा हुआ है। प्लेट 1 जो है से बिंदु ए से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ बिंदु हम ए ले लिए। और फिर एक प्लेट जो है कि फिर 4 से जाकर जुड़ा हुआ है। देखिए प्लेट 1 बिंदु ए से भी जुड़ा हुआ है, और फिर ऐसे जाकर किस से जुड़ा हुआ है? 4 से। तो प्लेट 1 4 से भी जुड़ा हुआ है, तो 4 से यहाँ हम जोड़ दिए। ठीक, अब आइए, अब प्लेट 6 किस से जुड़ा हुआ? ध्यान लगाइए। तो प्लेट 6 देखिए बिंदु बी से भी जुटा हुआ है, प्लेट 6 बिंदु बी से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ बी ले लिए, बिंदु बी। और किस से जुड़ा हुआ है? प्लेट 6। तो देखिए प्लेट 6 आपको यहाँ से आके ऐसे 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 3 से जुड़ा हुआ है। किस से जुड़ा हुआ है? तो 3 से, प्लेट 3 से। अब देखिए सबको लगभग हम लोग जोड़ दिए। तो जोड़ने के बाद देखिए सभी का धारिता क्या है? प्रत्येक का धारिता सी है इसमें। और सब किस क्रम में आप जुड़े हुए हैं? तो अब समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो समांतर क्रम में तुल्य धारिता के लिए ऐसे फार्मूला है जी, आप लोगों ने पढ़े होंगे संधारित्र के संयोजन में कि C बराबर ऐसे होता है कि C1 + C2 + C3। अब सब प्लेट किस क्रम में है जुड़े हुए हैं? तो समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में ऐसे जोड़ते हैं। तो C1 का भी मान क्या है? C है, C2 का भी मान C है, और C3 का भी मान C है। तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 3C। तो देखिए कि सही ऑप्शन कौन है? 3C आ रहा है ना जोड़ने के बाद। तो देखिए तो सही ऑप्शन क्या है? B है। बिंदु A और B के बीच तुल्य धारिता क्या होगा? तो 3C होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए जी क्वेश्चन ये भी है, चित्र वाला है। क्या कह रहा है इसे देखिए ध्यान से, कि बिंदु A और B के बीच समतुल्य धारिता प्राप्त कर। इसमें भी वही कह रहा है। ऑप्शन ए में दिया हुआ C, B में है 3C, और C में है C/3, और D में है 3C/2। अब यहाँ से चित्र में ध्यान से देखिए कि सभी का मान कितना है? 3C सबका मान है। तो अब देखिए इसमें हम ऐसे करते हैं कि C1/C2 निकालते हैं। तो C1/C2 इसको मान लेते हैं कि C1 है, ये क्या है? C1 है, ये C2 है, ये C3 है, और ये C4 है। तो C1/C2 करेंगे तो 3C/3C बराबर आ जाएगा 1। इसी तरह से हम क्या करेंगे? तो C3/C4 करेंगे। तो क्या करेंगे? C3/C4 तो कितना आएगा? तो देखिए C3 के भी मान 3C है, और C4 के भी मान 3C है। तो कट उठ के हो क्या आ जाएगा? 1। तो यहाँ देखिए जी C1/C2 बराबर आ गया C3/C4। तो ऐसा कब होता था? तो व्हीटस्टोन सेतु में से होता था, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु में, कि जब R1/R2 बराबर R3/R4 होता था तो उसे संतुलित व्हीटस्टोन सेतु कहते थे। और उस कंडीशन में क्या होता था? उस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर से प्रवाही धारा 0 होता था, यानी कि इससे प्रवाही धारा का होता था 0। तो यह संतुलित व्हीटस्टोन सेतु के समान है। तो इससे प्रवाही धारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब इससे धारा ही प्रवाहित नहीं होगा तो इसका कोई काम नहीं है, यानी कि इसको क्या करेंगे? हटा देंगे, यानी बिना काम के हैं। अब खाली
समतुल्य धारिता किसको किसको निकालना है, तो देखिए C1 C3 C2 C4 से निकालना है। तो देखिए C1 और C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और C2 और C4 भी क्या जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता कैसे निकालते हैं, तो श्रेणी में से निकालते हैं कि देखिए 1/C डैश मान लेते हैं इसे, C-1 बराबर कि 1/C1 प्लस 1/C2। तो देखिए यहाँ चित्र में तो इसको थोड़ा हटा देते हैं। तो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में है कैसे सूत्र है कि 1/C बराबर ऐसे कि 1/C1 प्लस 1/C2, ये सूत्र है श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता। तो यही दोनों को जोड़ेंगे इसे कि C1 के भी मान 1/3C और C2 के भी मान है 1/3C। तो जोड़िए एलसीएम लीजिएगा तो ऐसे हो जाएगा कि 1/C बराबर, या C डैश इसको मान लेते हैं कि 1/C डैश बराबर ऊपर हो जाएगा 2/3C। तो इसको C डैश हमको चाहिए, तो C डैश बराबर क्या लिख सकते हैं, तो इसको पलटी मारेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आएगा, यानी कि ऊपर वाला दोनों को जोड़े, ऊपर वाला दोनों को जोड़े तो कितना तुल्य धारिता है, तो 3C/2। और यहनी नीचे वाला के दोनों को भी जोड़िएगा तो कितना आएगा 3C/2। तो अब यहनी के देखिए किस क्रम में हो गया, अब यहनी तो यहनी अब हो गया समांतर क्रम में। जब दोनों को जोड़े तो यहनी का नया चित्र ऐसे बनेगा, बिंदु ए था, तो अब देखिए दोनों को मिलाए तो हो जाएगा 3C/2। फिर नीचे वाला के भी दोनों को जोड़ेंगे तो यही आएगा कि 3C/2 3C/2 तो ये लोग किस क्रम में जुट गए, अब समांतर क्रम में हो गए। तो समांतर क्रम में कैसे निकालते हैं, तो ऐसे कि C बराबर C1 प्लस C2 ऐसे डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो इसको भी C डैश से मान लीजिए, तो ऐसे कि 3C/2 C1 की जगह पर और C2 की जगह पर भी यही होता है सूत्र कि 3C/2। अब एलसीएम लीजिएगा तो 2 रहेगा और 3 3 6, तो इसे 6C/2 क्या आएगा कट उठ के। तो काटने के बाद देखिए जोड़ने के बाद आएगा ऊपरे 3 और 3 6C/2 रहेगा, तो काट दिए 3 दूना 6, यानी कट उठ के आ गया अब कितना 3C आ गया। तो यानी कि तुल्य धारिता कितना निकल गया 3C। तो देखिए कौन सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन क्या आएगा, तो 3C आ रहा है 3C, यानी कि सही ऑप्शन क्या है, तो बी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से बोल रहा है जी कि संधारित्र प्रत्येक की धारिता 6 माइक्रोफैराड है, तो न्यूनतम और अधिकतम धारिता जो प्राप्त की जा सकती है, ये ऑप्शन दिया हुआ है आप लोग के 4 गो। तो देखिए अधिकतम धारिता प्राप्त करने के लिए आपको समांतर क्रम में जोड़ना होगा और न्यूनतम धारिता प्राप्त करने के लिए संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ना होगा, तो श्रेणी क्रम में। तो यहाँ देखिए 3 संधारित्र है, क्या है 3 संधारित्र, इसे क्वेश्चन में छूट गया है कि 3 संधारित्र, यहाँ क्या होना चाहिए था, तो 3 संधारित्र क्वेश्चन में छूट गया है कि 3 संधारित्र प्रत्येक की धारिता कितना है, तो 6 माइक्रोफैराड है। तो यानी कि देखिए C1 बराबर C2 C2 बराबर C3 तीनों का मान कितना दिया हुआ है, तो 6 माइक्रोफैराड। क्वेश्चन में थोड़ा सा छूट गया है, यहाँ 3 लगा लीजिएगा आप लोग कि 3 संधारित्र प्रत्येक की धारिता 6 माइक्रोफैराड है, तो न्यूनतम और अधिकतम धारिता प्राप्त की जा सकती है। तो देखिए तो जब हम इन लोग को काम में जोड़ेंगे श्रेणी में, तीनों को काम में जोड़ेंगे श्रेणी में, तो श्रेणी में किस प्रकार से जोड़ा जाता है, तो 1/C बराबर ऐसे कि 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इस सूत्र के आधार पर जोड़ेंगे। तो सबका मान बैठाइए, तो देखिए क्या आता है। तो
तो 1/c बराबर C1 का मान 1/6, C2 का भी मान 1/6 रहेगा, C3 का भी मान 6, सबका मान बैठा दिए। अब एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 6 1 1 2 2 1 जोड़िएगा तो 3, तो काटने के बाद क्या आ गया 1/2, तो 1/c बराबर आ गया 1/2, तो c बराबर क्या आ जाएगा, तो c बराबर आएगा 2 माइक्रो फैराड है तो माइक्रो फैराड। इस श्रेणी क्रम में कितना आ गया, तो 2 माइक्रो फैराड। अब यही लोग को हम क्या जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो समांतर क्रम में एकदम सिंपल फार्मूला है कि c बराबर इसे C1 प्लस C2 प्लस C3, ये किस क्रम में जोड़ दिए, पार्श्व क्रम कहिए चाहे समांतर क्रम कहिए, समांतर क्रम में। ऐसे तो देखिए पहला का भी है 6 माइक्रो फैराड, C2 का भी मान ही है 6 माइक्रो फैराड, C3 का भी मान ही है 6 माइक्रो फैराड, तो 6 6 12 और 6 जोड़िएगा तो 18। तो समांतर क्रम में तुल्य धारिता कितना आएगा 18 माइक्रो फैराड, और श्रेणी क्रम में कितना आएगा 2 माइक्रो फैराड। तो ये न्यूनतम हो गया 2 माइक्रो फैराड और अधिकतम हो गया 18 माइक्रो फैराड। तो मिला ये कौन सही ऑप्शन है, तो देखिए 2 और 18, 2 और 18, तो सही ऑप्शन क्या है डी है, सही ऑप्शन क्या है डी है।